हेलो एवरीवन, आप सबका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग सेशन को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, यानी 50 में उसने कितने क्वेश्चन सही किया। तो प्लीज़ आप लोग अपने मार्क्स जो हैं इस बार ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अगले दिन आपका नाम अनाउंस करूँगी जो टॉप करेगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने जो मार्क्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स स्कोर किया। और उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, जो ये लिंक है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और वो भी आपके साथ कॉम्पीट करें और अपने नॉलेज को चेक करें। ठीक है, तो आप लोग पहले ज़रूर से ज़रूर लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अब मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत क्या है? भारत क्या है? प्रांतों का संघ है कि एक राज्य इकाई है, या राज्यों का संघ है, या डी कोई नहीं है? तो इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, जो हमारा संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भारत राज्यों का संघ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एक संघ है, ठीक है, उसमें क्या है, विभिन्न राज्य हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ 28 राज्य टोटल हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण हुआ और फिर वो पूरा क्या हो कहलाया? भारत कहलाया। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि भारत या इंडिया है। तो अनुच्छेद में क्या घोषणा की गई? अनुच्छेद में कहा गया कि हमारा जो देश है भारत, तो क्या है? राज्यों का एक संघ है। देखिए, राज्यों का संघ का एक मतलब ये है कि भारत जो है राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी मान लीजिए संघ है, ये भारत है, राज्य जो हैं 28 राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसीलिए क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। थर्ड क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? देखिए, जब हमारा राज्य के पुनर्गठन संबंधी कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत अनिवार्य होता है। अगर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी तो वो विधेयक पारित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। फोर्थ है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? देखिए, आर्टिकल जो 2 है, ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जो संसद होगी वो किसका निर्माण करेगा? नए राज्यों का गठन करेगा या उसकी सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार है। तो किसको है? संसद को। देखिए, अभी क्या है, हाल ही में जब तेलंगाना राज्य बना था हमारा, तो क्या था, संसद ने क्या किया था? उसका निर्माण किया था। संसद को ही राज्यों का निर्माण करने का, गठन करने का अधिकार है और सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार है। ए इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। पांचवा है, राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? देखिए, जो राज्य है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक में क्या है, भारत में राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है, यहाँ पे राज्य के बारे में, ठीक है। फिर इसमें क्या है, संघ शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सेकंड में, और थर्ड में क्या है, अर्जित किए गए राज्यों के बारे में। ठीक है, यानी इसके राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि मान लीजिए 29 जो 28 राज्य हैं और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये मिलकर ही तो एक संघ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इन सबको एक 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, संघ केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आएगा, जैसे कि हमारे जो केंद्र शासित अंडमान निकोबार होगा ये सारे आएंगे। ठीक है, और अर्जित किए गए क्षेत्र में कौन सा आएगा, जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया में कोई समझौता हुआ तो क्या हुआ कि बांग्लादेश में का कुछ भाग जो है वो इंडिया के हिस्से में आ गया। तो क्या हुआ, इंडिया ने उस भाग को अर्जित किया है, तो वो भी क्या होगा, मान लीजिए जब वो अर्जित करेगा तो वहाँ भी एक राज्य का निर्माण करेगा।
तो इसीलिए इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक राज्य के क्षेत्र में, राज्य में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब राज्य क्षेत्र में आएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में हमारे 9 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आएंगे। और अर्जित किए गए क्षेत्र में जब किसी देश से कोई भाग अर्जित कर लिया जाता है तो वो आता है। इसीलिए राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। छठा है भाषा के आधार पर राज्य किसकी, मतलब कौन सा राज्य पहला बना था। देखिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य, पहला राज्य का गठन हुआ था। अब देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, 1993 में हुआ था और 1 अक्टूबर को हुआ था, यानी 1 अक्टूबर 1953 को हमारे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। देखिए पहले क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ था। 1949 को जेवीपी समिति बनी थी, उसमें ये बताया गया था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग तेलुगु भाषा वाले जो लोग थे वो लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, पुट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पुट्टी श्री रामुलु जो है उसके लिए अनशन पर बैठ के और उनकी जो है वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो राज्यों का गठन हुआ था वो था 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था। 7वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किस वर्ष किया गया। तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग है इसका जो गठन है वो किया गया 1953 में। ठीक है, 1953 में आयोग बना था। और अगर पूछिए अधिनियम कब बना था तो 1956 में बना था। 1956 में अधिनियम बना था और 1953 को क्या बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इसमें 3 लोग थे, फजल अली की अध्यक्षता थी, उसके बाद थे के.एम. पनिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, 3 लोग कौन कौन थे, फजल अली थे जिनकी अध्यक्षता में हुआ था, और कौन कौन थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जी थे। तो 3 सदस्यीय जो ये समिति थी उसका गठन हुआ था फजल अली के मार्गदर्शन में, यानी उनकी अध्यक्षता में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। और अगर पूछिए अधिनियम कब बना तो वो बना 1956 में। 8वां है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना। तो हमने बताया कि जो आयोग है वो कब बना था, 1953 में। और अधिनियम कब बना था, अधिनियम बना था 1956 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था, फजल अली किए थे, फजल अली किए थे। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था, कौन बना था, आंध्र प्रदेश। 9वां है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए हमने आपको बताया कि 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। क्यों बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, तो देखिए जो तेलुगु भाषा लोग थे वो लोग मांग कर रहे थे कि जितने भी राज्य का गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। 1949 को जेवीपी समिति बनी थी, उसने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को ठुकरा दिया था। उसके बाद जितने भी तेलुगु भाषा लोग थे वो लोग क्या कर गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उसमें से पुट्टी श्री रामुलु जो थे, पुट्टी श्री रामुलु, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद लोगों में एक डर हो गया। फिर क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना मतलब स्टार्ट हो गया। और पहला जो राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को कौन बना था, आंध्र प्रदेश राज्य बना था। 10वां क्वेश्चन है, 500 से अधिक देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 500 से अधिक देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए जो उत्तरदायी थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद्युत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, आप लोग बताइए अपने आंसर को। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष कौन होंगे, लेखक होंगे महात्मा गांधी। सेकंड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, लॉर्ड साइमन, रॉलेट, आर.एच. डायर या कर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, आर.एच. डायर। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आर.एच. डायर। 13 क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। इसका हमें आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है कि बंगाल विभाजन जो है वो किस वर्ष रद्द हुआ था। तो पहला है 1911,
फिर दूसरा है 1904, तीसरा है 1906 और चौथा है 1907। तो हम बंगाल विभाजन के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन का जो निर्णय था वो 20 जुलाई को लिया गया, ठीक है, 20 जुलाई सन 1905 को लिया गया। उसके बाद उस निर्णय का अवरोध 7 अगस्त को हुआ, यानी जुलाई के बाद अगस्त में उसका विरोध हुआ, जिसमें भारतीय लोग विरोध में थे कि हमें बंगाल का विभाजन नहीं करना है। उसके बाद 16 अक्टूबर को फिर से वो प्रभावी हो गया, ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन के बारे में जो पास होना था वो हो गया कि हमें बंगाल का विभाजन करना है, अंग्रेजों के द्वारा ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम फिर से ये जो बंगाल विभाजन का निर्णय है उसे रद्द कर दिया गया। आप लोगों को याद करना है कि 20 जुलाई को क्या हुआ था, निर्णय लिया गया था विभाजन का। 7 अगस्त को लोगों ने विरोध किया और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया और 1911 को ये फिर से रद्द हो गया लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कब किया, 1911 में किया। 14th क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, बंगाल विभाजन जो था, जो भारतीय लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा मतलब इसका बहिष्कार किया, इस विभाजन का। तो क्या हुआ कि इसको बंगाल विभाजन को लोग किस रूप में बनाए, शोक दिवस के रूप में बनाए। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया, उस दिन भारतीयों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, इसमें क्या है, बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन लोगों ने क्या किया था, विदेशी माल को पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था कि हमें कोई भी विदेशी जो चीज़ है उसका यूज नहीं करना है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 15 क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किसको दी गई थी। तो देशबंधु की उपाधि आप अपने आंसर खटाखट बताइए किसको दी गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा पी, चित्तरंजन दास। 16 क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, आप लोग अपने आंसर बताइएगा कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ग्वालियर। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में है। 17 क्वेश्चन है, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तुम्हें बताना है कि द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं। देखिए, जो ताजमहल है उसका बिल्कुल नकल किया गया है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय ताजमहल कहते हैं। जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी प्रकार से ही ताजमहल का निर्माण जो है, द्वितीय ताजमहल, यानी कभी इसको कहते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल, ठीक है, फूहड़ नकल कहते हैं। तो बीवी का मकबरा बनवाया था अपनी पत्नी के लिए, कौन बनाया था, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तो ये ट्रू कॉपी जो है ताजमहल का नकल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, बीवी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है, जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। 18th क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों का जिस ग्रह से स्थापित किया वो कौन था, कछवा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 19th क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, सासाराम, बिहार। सासाराम कहाँ पे, बिहार में है, ठीक है। तो वहीं पे जो शेर शाह सूरी थे उनका मकबरा स्थित है। 20 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो आलमगीर किसे कहा जाता है, आ से आलमगीर है आ, और औरंगजेब भी किससे है, आ से। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, आलमगीर। औरंगजेब को एक और उपनाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को बुलाया जाता है। 21st क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो देखिए, बाबर जो जीत जाता है, तो बाबर जो मुगल शासक, पहला मुगल शासक रहता है, और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है, जहाँ से सल्तनत जो काल है उसका अंत होता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सल्तनत काल का अंत किस युद्ध के बाद हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद में हुआ, और मुगल शासक का प्रारंभ जो है किस युद्ध के बाद से होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से होता है। 22 क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड बनाने वाला कौन था, आप लोग अपने आंसर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, शेर शाह सूरी। देखिए, शेर शाह सूरी वही है जिसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है।
बिहार में। 23rd क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? देखिए जो पानीपत का फर्स्ट वॉर होता है उसमें क्या करता है, बाबर जो है तुलगमा नीति का प्रयोग करता है। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाबर था बहुत ही अच्छे औजारों, बहुत अच्छे सैनिकों के द्वारा ही तुलगमा नीति उसे कहते हैं, ठीक है। एक मतलब कि बहुत ही अच्छा उसका एक वो चल रहा था, एक उसने कहते नहीं कि बहुत अच्छा विचार उसने रखा था कि किस प्रकार हमें युद्ध में विजय लेना है, इसलिए उसने तुलगमा नीति का प्रयोग किया और वो जो युद्ध है उसमें जीत जाता है, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। 24 क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? तो जजिया कर जो होता है वो पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों पर लगाया था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक वंश का शासक होता है उसी ने क्या किया था, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। तो इसका बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक भी होता है, वो किसका है? तुगलक वंश का है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का है। बलबन जो है ये किस वंश का होता है? बलबन जो होता है वो गुलाम वंश का होता है, ठीक है। 24th क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था बचपन का? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास था। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम था बचपन का? अली गुरसास था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सुधार किए हैं, हमारे जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये सब किसके द्वारा लाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया। बहुत ही कूटनीतिक से इसने शासक किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश का बहुत अच्छा शासक था। 26 क्वेश्चन है, एडवेंचरस ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट बुक का लेखक कौन है? तो जो इस बुक के लेखक हैं वो कौन है? देखिए बीजू पटनायक जी हैं, ठीक है, बीजू पटनायक जी हैं और नवीन पटनायक द्वारा ये बुक लिखी गई है। नवीन पटनायक कौन है? इनके बेटे हैं, ठीक है, नवीन पटनायक जो हैं बीजू पटनायक के बेटे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए बी होगा, बीजू पटनायक। 27 क्वेश्चन है, पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने? तो पॉल बिया जो है कैमरून देश के राष्ट्रपति बने। अब कैमरून जो है अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अफ्रीका एक कंट्री है कैमरून। तो उस देश के राष्ट्रपति कौन बने? पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति हैं? कैमरून देश के राष्ट्रपति हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। 28 क्वेश्चन है, विवेक जोहरी, यहाँ जोहरी होगा, किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो जो विवेक जोहरी हैं वो एमपी राज्य के डीजीपी बने हैं, ठीक है। तो पहले ये क्या थे? इसके पहले ये थे बीएसएफ के संस्थापक थे, किसके थे? बीएसएफ के थे, ठीक है। अब जो है बीएसएफ के वो बन गए हैं संस्थापक, जो हैं एसएस देसवाल बन गए हैं, और ये जो है विवेक जोहरी जो है डीजीपी किस राज्य के बन गए हैं? एमपी के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए एमपी। 29 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। और इसमें फर्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है? फर्स्ट रैंक लाने वाला पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आयोजन तो इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है और फर्स्ट रैंक जो है उसको पंजाब को मिला है। 30 क्वेश्चन है, IM ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य है? आप लोग अपने आंसर खटाखट बताइए। तो केरला जो है IM ऑल्सो डिजिटल के कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला केरला है। इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को साक्षर करना। किसके बारे में? डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को साक्षर करना। केरल ने इसीलिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 31st क्वेश्चन है, 10वें मुख्य यहाँ पे सूचना आयुक्त कौन है? देखिए 10वें मुख्य सूचना आयुक्त है विवेक मुल्का, ठीक है, विवेक झुल्का जी हैं। अब ये स्थान किसका लिए हैं? ये स्थान लिए सुधीर भार्गव का, ठीक है। तो इसके पहले कौन थे? सुधीर भार्गव थे। अब कौन हो गए? विवेक झुल्का हो गए। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसके बारे में लोगों को मतलब कि सूचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है केंद्रीय सूचना आयोग है उसके अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त आता है, और इसका जो इस समय आयुक्त बने हैं वो बने हैं विवेक झुल्का, और सुधीर भार्गव का इन्होंने स्थान लिया है। तो
आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके पहले कौन थे, 9वें कौन थे, तो सुधीर भार्गव थे, और 10वें कौन है, तो विवेक जुल्का जी हैं। 32 है चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो डी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। 1981 से चमेली देवी जैन पुरस्कार देना स्टार्ट कर दिया गया है, और ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 33 क्वेश्चन है, किस मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश से पहले कौन से मुख्य न्यायाधीश है, 45वें थे, और इन्हें जो है राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रंजन गोगोई। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से ये मुख्य न्यायाधीश है, तो 45वें थे। और देखिए 12 जो सदस्य होते हैं उनको जो राष्ट्रपति होता है वो मनोनीत करता है राज्यसभा सदस्य के लिए, और 2 लोकसभा सदस्य के लिए एंग्लो इंडियन को करता है, और 12 जो है राज्यसभा सदस्य जो होता है वो अपनी मर्जी से मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रंजन गोगोई जी। 34 क्वेश्चन है, इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तरुण विजय। 20 का करेक्ट ऑप्शन है तरुण विजय। तो आप लोग जितने हमने भी बुक के नाम बताए हैं उसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहला क्या था इसमें, एक था एडवेंचरस ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट, किसके थे, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के बेटे थे। और फिर है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, बुक के लेखक तरुण विजय। अब 35 क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। देखिए 156 देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, 156 कंट्रीज़। इसमें भारत का स्थान क्या है, 144वां है, ठीक है, 144 है। अब देखिए ये तो 2020 का है, अब 2019 में क्या पोजीशन थी ये भी हमें याद रखना चाहिए। 2019 में 140 थी, अब जो 144 हो गई, यानी पीछे और ज़्यादा हो गई, 144 हो गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो 19 में 140 और 20 में 144। 36 है, विश्व की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है एक दवा है, ICMR ने बताया कि ये जो है कोरोना के लिए सुटेबल दवा है, ठीक है। ICMR द्वारा ये जारी किया गया कि ये जो है कोरोना के लिए सुटेबल है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा ये बताया गया कि जो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा होती है ये मलेरिया की दवा होती है, ठीक है। ये किसके लिए भी लाभदायक होती है, कहीं हद तक, कुछ हद तक जो है अगर मान लीजिए आपके अंदर कोरोना आप पॉजिटिव पाए गए तो जो इसका इनिशियल स्टेट होता है उसमें ये दवा काम करती है। तो ICMR ने इसकी पुष्टि की है, और ये जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत में 70% हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उत्पादक किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, भारत। 37 क्वेश्चन है, माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इसके लेखक कौन है। तो देखिए भी हमने बताया था इनविजिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, इसके लेखक कौन थे, तरुण विजय जी थे। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, भालचंद्र मांगेकर। भालचंद्र मांगेकर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये कौन थे, पूर्व राज्यसभा सदस्य थे पहले, ठीक है, पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, और ये इसके लेखक हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, भालचंद्र मांगेकर। 38 क्वेश्चन है, टीबी दिवस की थीम क्या थी। तो टीबी दिवस की थीम क्या थी, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो टीबी दिवस की जो थीम है वो क्या थी, इट्स टाइम, ठीक है। अब ये 2020 की थीम थी, 2019 की थीम क्या थी, 2019 की भी जो थीम थी यही थी, इट्स टाइम ही 2019 की थीम थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। आपसे ये भी पूछ सकता है 19 और 20 में, क्योंकि हम लोग को नहीं होगा ना, 20 में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं 19 में, तो ये भी 19 की भी थीम थी और 20 की भी यही थीम है। 39 क्वेश्चन है, MP के मुख्यमंत्री कौन बने। तो MP के मुख्यमंत्री कौन बने, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवराज सिंह। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो शिवराज सिंह MP के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, कितने बार बन चुके हैं, तो इनका चौथी बार है, ठीक है, चौथी बार ये MP के मुख्यमंत्री बने हैं। 40 क्वेश्चन है, नेटिव फूरी का संबंध किस देश से है। तो ये जो है एक युद्धाभ्यास है, ठीक है, इंडिया और किसके बीच में है, UAE के बीच में है, संयुक्त राज्य अमीरात के बीच में, UAE के बीच में ये जो है हमारा संबंध है, यानी युद्धाभ्यास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, UAE और इंडिया।
41 क्वेश्चन है, अमेरिका फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? तो जो फोटोग्राफी में उसमें उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए ध्वनि का जो वेग होता है अगर आपसे कभी भी पूछे तो वो ठोस में होता है, ठीक है, और सबसे कम किस में होता है? होता ही नहीं, निर्वात में। तो ये दो क्वेश्चन पेट हैं, ये दोनों पूछे जाते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी धातु में। 43 क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रचलन, यहाँ प्रचलन होगा होता है, सबसे तीव्र प्रचलन किसमें होता है? ठोस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस में चलती है और सबसे कम जो है निर्वात में। अगर आए सबसे कम तो निर्वात में, सबसे ज़्यादा तो ठोस में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो हमने आपको बताया निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती है वो क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य, क्योंकि इसमें भी आधा था है और इसमें भी आधा था है, तो इसको याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनुदैर्घ्य होगा, और इसका पूछा गया नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती है। 45 क्वेश्चन है, सोलर सेल में प्रयोग होता है। तो सोलर सेल में क्या प्रयोग होता है? सिलिकॉन प्रयोग होता है। सोलर सेल क्या होता है? एक प्रकाश वोल्टी सेल होता है, प्रकाश वोल्टी सेल होता है, जिसमें क्या किया जाता है? तो सूर्य ऊर्जा होती है, इसको किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या कार्य क्या होता है? सोलर सेल का होता है। और उसमें क्या होती है? जो प्लेट होती है, नहीं हम लोग देखते हैं वाइट और ब्लैक में चेकदार प्लेट होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी प्लेट होती है, उसमें जो होती है वाइट और ब्लैक के चेक्स पे होते हैं, जिसमें क्या होता है? सिलिकॉन लगा होता है। तो सोलर सेल में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? सिलिकॉन का यूज होता है, और इसमें सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। प्रकाश वोल्टी सेल होता है, तो प्रकाश वोल्टी सेल क्या होता है? जिसमें सूर्य ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये कौन बदलता है? सोलर सेल बदलता है। 47 क्वेश्चन है, जल गैस होता है। तो जल गैस क्या होता है? तो जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसका मिश्रण होता है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिथाइल एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए जो होगा। जल गैस क्या है? यानी वाटर गैस, जल गैस कुछ भी बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। 48 क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो वो प्रक्रिया जो होती है जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है वो कहलाता है उत्क्रम परासरण। क्या कहलाता है? उत्क्रम परासरण कहलाता है प्रक्रिया। तो इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। 49 क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाई कार्बोनेट होता है, ठीक है, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम है ये, और H है, हाइड्रोजन है, और CO3 क्या है? कार्बोनेट है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। 50 है, धोने का सोडा होता है। देखिए वो बेकिंग सोडा था, उसमें क्या था? हाइड्रोजन था, ठीक है, बेकिंग सोडा में क्या है? हाइड्रोजन है, और धोने की सोडा में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग ने कितना स्कोर किया ये ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यानी कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही थे। तो ये मैं अगले दिन आपके नाम अनाउंस करूँगी। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था और मैंने ये भी लोगों से बोला था कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने सही हुए, लेकिन किसी ने भी अपना जो आंसर है, अपने स्कोर है, वो आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं बताया था। तो आप लोग इस बार ज़रूर अपने मार्क्स जो हैं, कितने मार्क्स आपने 50 में गेन किए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड भी इसका लाभ उठा सकें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो हमें अनुच्छेद का नाम बताना है, किस अनुच्छेद में बोला गया है। सॉरी ये तो मैंने बता दिया। भारत राज्यों का संघ है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, इसका तो मैंने आंसर बता दिया। आप लोग ये बताइए कि भारत में राज्यों के निर्माण या सीमा में परिवर्तन, भारत में राज्यों के निर्माण और सीमा में परिवर्तन कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? तो इसका ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है
लोकसभा, डी ऑप्शन है राज्यसभा। तो आप लोग अपने जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है इसके भी जो आपका आंसर होगा वो भी बता दीजिएगा, और आपने कितने स्कोर किया ये भी ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।